आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद। चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते। सबसे पहले बात फिलिस्तीन की। गाजा पट्टी में इजरायली फौज की फायरिंग से 2 फिलिस्तीनी शहीद हो गए जबकि 400 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मकामी लोग इजरायली हुकूमत के जारहाना अज़ाइम के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे थे। फिलिस्तीनी वजारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक गाजा के मशरकी इलाके में लोग मुजाहिरा कर रहे थे, तभी इजरायली फौजियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान आंसू गैस की गोले भी छोड़ दिए गए। फायरिंग के नतीजे में खान यूनुस में 13 साला यासिर अबू अलनाया जबकि रफा में 24 साला मोहम्मद हमायदाह की मौत वाक़ हो गई। दोनों के सर में गोली लगी। जख्मियों में से कुछ की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। इसराइल की वहशियाना फायरिंग में जख्मी होने वालों में 6 बच्चे, मेडिकल स्टाफ के 3 कारकुन और दीगर शहरी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस पर भी इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग की। उधर फिलिस्तीनी मज़ाहमती काउंसिल ने 30 मार्च से चल रहे हक वापसी के लिए चल रही तहरीक खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जुमे को हुआ मुजाहिरा भी इसी तहरीक का हिस्सा था। हमास, इस्लामी जिहाद और दीगर तंजीमों की तरफ से शुरू की गई इस तहरीक में 150 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं जबकि 15,000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इधर दरा में शामी फौज को हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं के खिलाफ मुसल्लह कामयाबी मिलती जा रही है और लगातार मुसलसल कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। ताज़ा हमलों के बाद असद हामी फौज ने अल हिराक शहर और उसके आसपास के इलाकों को बागियों के कब्जे से आज़ाद करा लिया। खबरों के मुताबिक अल सौरा और रखाम पर हुकूमती अफवाज ने पूरी तरह अपने कंट्रोल में से ले लिया। हुकूमती फौज के एक एहलकार के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी जंग में 10 किलोमीटर रकबे पर फैला इलाका इस वक्त फौज के कब्जे में आ चुका है और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मकामी लोगों के लिए इजरा में कैंप कायम किया गया है। दरा में कामयाबी मिलने के बाद हुकूमती अफवाज ने अल गारिया की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी है। उधर जुनूबी शाम में छिड़ी जंग के सबब लाखों अफराद नकल मकानी को मजबूर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन उमूर के तर्जुमान के मुताबिक दरा और उसके आसपास के इलाकों में चल रही जंग की वजह से कम अज कम 1.5 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए। तर्जुमान के मुताबिक जंग के शिद्दत अख्तियार करने के बाद घर बार छोड़ने वालों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। वाज़ेह हो कि पीर को जारी बयान में अक़वाम मुत्तहिदा ने पनाह गुज़ीनों की तादाद 45,000 बताई थी, लेकिन गुज़िश्ता 4 दिनों के अंदर इनकी तादाद 1,60,000 के करीब पहुंच चुकी है। यूएन के ख़ुसूसी सफ़ीर बराए शाम जान इजलैंड ने रूस, अमेरिका और जॉर्डन से अपील करते हुए कहा है कि जंग रुकवाने में वो अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करें। My appeal today also to the members of Humanitarian Task Force, and in particular Russia, the United States and Jordan, is do what you did last July, end the fighting. We cannot have fighting in, on and through civilian communities as we're seeing now. This must end. और वहीं जुनूबी शाम में जंगबंदी की कोशिशें भी लगातार जारी हैं और उर्दन के सरकारी ज़राए के हवाले से बैनुल अक़वामी खबर रसा एजेंसी ने इस खबर की तस्दीक भी की है, लेकिन ऑफिशियली सतह पर अभी तक इस ज़िम्न में फरीकैन की जानिब से कोई बयान नहीं जारी किया गया। ऐसी भी खबर है कि सीरियाई अपोजिशन और रूस के माबैन इस हवाले से बातचीत चल रही है। ज़राए के मुताबिक मुखालिफ ग्रुप ने दरा सूबे के खुद मुख्तारी की सूरत में जंगबंदी की पेशकश की है। इस ज़िम्न ने शहरियों और मिलिट्री पर मुश्तमिल 6 रुकनी टीम ने स्वेदा में शुरुआती सलाह मशवरे के बाद रूसी एहलकारों से आज मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक जल्द ही दूसरे दौर की बातचीत का भी इम्कान है। फ्री सीरियन आर्मी ग्रुप के तर्जुमान के मुताबिक मुआहदे में इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स से सटे इलाकों का भी शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बागियों और रूसी एहलकारों के दरमियान चल रही बातचीत में उर्दन सालिसी कर रहा है।
इधर लेबनान में मुकीम शामी पनाह गुज़ीनों की वापसी को यकीनी बनाने में हिजबुल्लाह ने मदद की पेशकश की है। हिजबुल्लाह के सदर सैयद हसन नसरुल्लाह ने जुनूबी शाम में हुकूमती अफवाज के कब्जे को बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि पनाह गुज़ीनों की वापसी के लिए शाम और जनरल सिक्योरिटी एजेंसी के साथ वो मिलकर काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हिजबुल्लाह ने ऐसा लाहे अमल तैयार कर दिया है कि इसके तहत पनाह गुज़ीनों की बड़ी तादाद को अपने आबाई वतन लौटने में आसानी होगी। अपने लाहिया अमल की तफसील बताते हुए नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह बराह रास्त पनाह गुज़ीन की दरख्वास्त वसूल करने उसे शामी अहलकारों को सौंपेगा। गौरतलब है कि शाम हुकूमत के साथ कोई वाज़ेह मुआहदा न होने की सूरत में पनाह गुज़ीनों की वापसी पर UNHRC ने सवाल उठाया है। उसका कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ की जमात के बिना पनाह गुज़ीन को वापस भेजना ठीक नहीं है। UNHRC के इस मौक़िफ़ से लेबनान हुकूमत सख्त नाराज़ है। नसरुल्लाह की जमात हिजबुल्लाह पर यमन में जारी जंग में हौसियों की मदद करने का इल्ज़ाम लग रहा है। सऊदी अरब का इल्ज़ाम है कि लेबनान हिजबुल्लाह की 8 लोगों की मौत में नसरुल्लाह की तंजीम का हाथ है। इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के जंगजू यमन की जंग में शामिल नहीं है और तहरीक की जानिब से किसी को यमन नहीं भेजा गया है। इधर जुनूबी शाम में जारी जंग को ना रोक पाने पर तुर्की ने रूस, ईरान और अमेरिका की तनकीद की है। तुर्की के वजीर खारजा ने एक टेलीविजन चैनल पर बातचीत के दौरान कहा कि जंगबंदी पर अमल आवरी ना होना तीनों ममालिक की मुश्तरका नाकामी है। उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका मुखालिफ ठिकानों पर हमला करके दरआ की सूरत हाल को मजीद खराब कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि जंग से मुतासिर कुछ इलाके तुर्की के शुमाल मगरबी सरहद के पास हैं। गुज़िश्ता साल रूस, जॉर्डन और रूस के माबैन जुनूबी मगरबी इलाके गैर जंगी जोन बनाने पर इस पर मुआहदा हुआ था। अमेरिका ने यह कहा था कि अगर इसकी खिलाफ वर्जी हुई तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन उसकी धमकी भी बेअसर साबित हो रही है। इधर ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला लगातार जारी है और खुर्रम शहर में साफ पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर के सैकड़ों अफराद ने शहर के मेन चौराहे पर जबरदस्त मुजाहिरा किया। वाज़ेह हो कि मईशत की खस्ताहाली और ईरानी रियाल की घटती कद्र व कीमत पर गुज़िश्ता इतवार से राजधानी तेहरान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहिरे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनकलाब ईरान के बाद ये पहला मौका है जब शहरी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। ये मुजाहिरे अब धीरे धीरे सियासी नवयत भी अख्तियार करते नजर आ रहे हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तेमाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मॉनसून की आमद के साथ ही बांग्लादेश में मुकीम रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। दरअसल साहिली इलाकों में भारी बारिश के सबब कैंप के आसपास सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं और इन्हीं कैंपों में दरअसल तमाम रोहिंग्या मुसलमान और जो पनाह गुज़ीन हैं वो रह रहे हैं। हालात सैलाब जैसे हैं और इन कैंपों में भी पानी भर रहा है। इसकी वजह से कैंप का दूसरे इलाकों से राब्ता भी मुंतका हो रहा है। इसका खतरा बहुत लगातार बढ़ता भी जा रहा है। पानी के जमाव की वजह से लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान लेने के लिए भी घंटों का सफ़र तय करना पड़ रहा है। वाज़ेह हो कि मानसून के दौरान बांग्लादेश में सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। सैलाब की सूरत में मुख्तलिफ कैंपों में रह रहे तकरीबन 2 लाख पनाह गुज़ीन मुतासिर होंगे। इनमें से कम 25,000 ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल गैर महफूज इलाकों में रह रहे हैं। उधर पनाह गुज़ीन रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने की भी कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के सदर ने कहा कि रोहिंग्याओं की वापसी को यकीनी बनाने के लिए सभी फरीक को ताउन करना होगा। इस हवाले से वो म्यांमार की सियासी और फौजी क़यादत से मुलाकात भी कर चुके हैं।
जबकि बांग्लादेश के भारत में सफीर सैयद मुअज्जम अली ने यह कहा कि रोहिंग्याओं सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि पूरे खित्ते का मामला है। म्यांमार हुकूमत पर रोहिंग्याओं की वापसी को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने बांग्लादेश और हिंदुस्तान में पनाहगुज़ीनों की पूरी इमदाद की है, लेकिन इसकी वजह से मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। We will have to support in a different way communities in the future, supporting health systems, water system, working with local authorities and local communities. So my very strong point is emergency is not enough. We need more, and more is more sustainable support to create conditions in which the populations which stay has a better perspective for the future, and those who left have an interest and a perspective to come back if they wish so. Rohingya is a major concern not only for Bangladesh but for the entire region. As you know, 1 million Rohingya refugees are living in Bangladesh. The core problem of Rohingya is the difficulty on the part of Myanmar government. It is not a bilateral problem. We do not have any bilateral issue with Myanmar government. This problem lies because Myanmar authorities refuse to recognize a part of their citizen as a citizen of their country, although they have been living there for centuries. इधर मुबैना इस्लामिक शिद्दत पसंदों ने वस्ती माली में अफ्रीकी फौज के सदर दफ्तर पर हमला कर G5 के 4 सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक कर दिया। फौज के तर्जुमान के मुताबिक गाड़ी पर सवार हमलावरों ने बमबारी कर जवानों को हलाक कर दिया। इस दौरान उनका सिक्योरिटी एहलकारों के साथ तसादुम भी हुआ। तसादुम में 2 शिद्दत पसंद भी हलाक हुए। शिद्दत पसंदों से लड़ने के लिए माली, नाइजर, बर्किना फोसा, चाड और मारितोनिया ने मिलकर के G5 की तश्कील की थी। और खबर चीन से, जहां पर एक सड़क हादसे में 18 अफराद के हलाक होने की खबर है। यह हादसा वस्ती चीन के हुनान सूबे में पेश आया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रात एक्सप्रेस वे पर ट्रक टैंकर के कोच से टकराने के सबब यह हादसा हुआ। कोच में सवार 8 जबकि ट्रक में सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। और इस हादसे की शिद्दत का अंदाजा इन तस्वीरों को देख करके साफ तौर पर लगाया जा सकता है। जख्मियों को मकामी अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि कितनी शिद्दत का यह हादसा था। और एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर। और अब बात फीफा आलमी कप की, जिसका नॉकआउट पंच शुरू हो चुका है। और सुपर सैटरडे में इस वक्त अर्जेंटीना और फ्रांस का जो मुकाबला चल रहा था, उसमें फ्रांस ने जीत हासिल कर ली। इधर दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सुआरेज का टेस्ट होना है। स्पेनिश ला लीगा में दोनों खिलाड़ी कई बार आमने सामने हो चुके हैं, लेकिन आज आलमी कप का मुकाबला है। बड़े मौके पर अपनी सलाहियत दिखाने का दोनों के पास आज बेहतरीन मौका है। यूरो कप के बाद रोनाल्डो की नजर आलमी कप पर टिकी हुई है। देखना है सुआरेज एंड कंपनी के सामने रोनाल्डो का जादू चलता है या नहीं। आलमी कप 2018 में 30 जून की तारीख बेहद अहम होने जा रही है। इतना तो यकीन मानिए कि खिताब की 2 मजबूत टीमों की शनिचर को टूर्नामेंट से छुट्टी हो जाएगी। प्रैक्टिस में जुटी पुर्तगाली टीम किसी भी तरह इनमें शामिल नहीं होना चाहेगी। मैच से उसे खिताब मिलने नहीं जा रहा, लेकिन इतना तय है कि उरुग्वे के खिलाफ अगर जीत मिली तो उसके हौसले काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी तक आलमी कप में पुर्तगाल का रिकॉर्ड ज्यादा हौसला अफजा नहीं रहा है। 1966 में तीसरे मकाम पर रही पुर्तगाली टीम 2006 में चौथे नंबर पर थी। गुज़िश्ता आलमी कप में तो वो लीग राउंड से ही बाहर हो गए थे। मौजूदा टीम रूस में नई तारीख लिखने के लिए पुरअज़्म है। टीम के हौसले वैसे भी काफी बढ़े हुए हैं। टीम के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फॉर्म इस वक्त उनके साथ है। गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर क्लब से लेकर यूरो कप तक वो मुसलसल अपनी टीम को जीत दिला रहे हैं। कहा जा सकता है कि उनका गोल्डन इरा चल रहा है।
टूर्नामेंट में हैट्रिक समेत वो 5 गोल कर चुके हैं। नॉकआउट में पुर्तगाली टीम ये दुआ कर रही होगी कि रोनाल्डो का गोल्डन टच ऐसे ही जारी रहे, लेकिन इसका उसे नुकसान भी हो सकता है। एक खिलाड़ी पर मुनहसिर होने का नतीजा खतरनाक भी होगा। उरुग्वे को इसका बखूबी अंदाजा है। उरुग्वे के दोनों स्टार खिलाड़ी सुआरेस और केवानी दोनों ने लीग राउंड में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। उरुग्वे टूर्नामेंट की पहली टीम थी जिसने ग्रुप के तीनों मैचों में जीत हासिल की है। इसमें मेजबान रूस के खिलाफ भी जीत शामिल है। टीम का डिफेंस वैसे ही काफी मजबूत है। उरुग्वे के खिलाड़ी किसी भी कीमत पर रोनाल्डो को खाली नहीं छोड़ना चाहेंगे। साबिका रिकॉर्ड भी उरुग्वे के हक में है। 2 दफा की चैंपियन उरुग्वे को पहले आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो आलमी कप का नॉकआउट पंच शुरू हो चुका है और दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सुआरेस को ऊपर पूरी तरह से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और ये देखना है कि दोनों का जो टेस्ट होना है उसमें कौन बाजी मारता है। स्पेनिश ला लीगा में दोनों खिलाड़ी कई बार आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन आज दरअसल आलमी कप है और ये मुकाबला अपने आप में बेहद अहम भी। बड़े मौके पर अपनी सलाहियत दिखाने का दोनों के पास ही बेहतरीन मौका है। हमारे साथ मजीद बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं प्रशांत बनर्जी जी। सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। सर, वर्ल्ड कप का सुपर सैटरडे है, क्या कहेंगे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लुइस सुआरेज, कौन? अभी जो रोनाल्डो का गेम है, अभी इसको खेलता है उसका ज्यादा खेलना पड़ेगा क्योंकि बाकी जो खिलाड़ी है उतना खास नहीं खेल रहा है, इसीलिए एक ही प्लेयर का ऊपर भरोसा चल रहा है। तो पोर्तुगाल को जीतने के लिए और ज्यादा से ज्यादा खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग का भी 2-3 प्लेयर है जो अच्छे खेलते हैं, जैसे और कवानी खेलता है अच्छा, फिर सुआरेज है गोल का अंदर है, फिर गॉडविन डिफेंस में वो खेलता है। तो ये लोग का 3-4 प्लेयर है जो टीम को आगे चलने के लिए वो चलाता है। तो इसीलिए ये लोग को पोर्तुगाल को और अच्छा खेलना पड़ेगा। ओनली डिपेंड वो रोनाल्डो के ऊपर रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। इन्होंने भी नॉकआउट मैच है, नॉकआउट मैच में आउट ज्यादा से ज्यादा खेलना पड़ेगा, गोल के लिए आउट अटैकिंग थ्रो टफ है मुकाबला, यानी टफ है सर। लेकिन सर, उरुग्वे के एक्स स्टार फोरलॉन ने कहा है कि अगर रोनाल्डो को चेक कर लिया तो 50% काम हो गया, क्या कहेंगे? ये तो सही बात है, क्योंकि वही तो एक ही प्लेयर है जिसको मार्क करना जरूरी है। उसको अगर मार्क किया, अगर खेलने नहीं देगा तो पूरा टीम एकदम स्टॉप हो जाएगा। तो इसको तो स्ट्रेटेजी जो है वो स्ट्रेटेजी तो बनते रहेगा ही, क्योंकि वो रोनाल्डो के छोड़ेगा नहीं, इसीलिए मार्किंग करेगा। ऐसा हो सकता है कि डबल मार्किंग करेगा, क्योंकि उसको बॉल पकड़ने नहीं देगा। तो अगर ऐसा करेगा तो उसका फायदा है, उरुग्वे का फायदा है। तो इसीलिए इन्होंने भी स्ट्रेटेजी सजा रहा है कि कैसे उसको बॉल पकड़ने के लिए पहले ही उसको बॉल लेना चाहिए। तो ये टीम का ओनली एक ही प्लेयर है रोनाल्डो, जिसका ऊपर भरोसा है, वो टीम उसी लिए चलता है। वो अगर गोल नहीं किया तो बस टीम डाउन हो जा रहा है, ये तो सही बात है। लेकिन सर, क्या कहेंगे दोनों टीमों में आपको क्या डिफरेंट लगता है? आज होने वाले प्री क्वार्टर फाइनल की विनर फिर क्वार्टर फाइनल में भिड़ेंगे। मेरा हिसाब से लगता है आज उरुग्वे के चांस ज्यादा है, क्योंकि उरुग्वे का जितना 3-4 प्लेयर हम बोलते, जैसे डिफेंस में गॉडविन, जब उन्होंने कॉर्नर मिलता है वो ऊपर जाता है हेड के लिए, क्योंकि उसका स्पॉट हेड बहुत अच्छे है। फिर उसका साथ कवानी और सुआरेज दोनों का भी गोल स्कोरर है, उन्होंने भी जाता है। तो वो लोग का स्ट्रॉन्ग ज्यादा है ये, क्योंकि ये जो गेम है ये आपका नॉकआउट टूर्नामेंट हो गया। ये नॉकआउट जैसे खेलना चाहिए हमारा हिसाब से लगता है। आज थोड़ा को टफ टीम का साथ खेलना पड़ेगा, तो पता ना। और दूसरा चीज है कि पोर्तुगाल को रोनाल्डो को और ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। लेकिन सर, आज होने वाले प्री क्वार्टर फाइनल की विनर एक बार फिर से क्वार्टर फाइनल में भिड़ेंगे। ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप का विनर इन्हीं में से कोई टीम बनने जा रही है, आपकी क्या राय? नहीं, ये 2 टीम है, इन्होंने कोई टूर्नामेंट ये चैंपियन नहीं हो सकेगा, क्योंकि दोनों का टीम भी इतना खास नहीं है। ठीक है, प्री क्वार्टर फाइनल खेल रहा है, लेकिन ये दोनों टीम ज्यादा से ज्यादा सेमीफाइनल तक भी नहीं जा सकेगा, क्योंकि इसका बाद जो
तो लीग में जो अगर क्वार्टर फाइनल लीग और उसमें आउट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरा हिसाब से कि ये दोनों टीम वर्ल्ड कप चैंपियन नहीं होगा। चलिए देखना होगा कि क्या होता है। आप हमारे साथ जुड़े सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबकी निगाहें इस दूसरे मुकाबले में टिकी हुई हैं। और चलिए चलते चलते आपको फिर बता दें कि इतवार को 2 मुकाबले खेले जाएंगे। तीसरे क्वार्टर फाइनल में मेजबान रूस का मुकाबला स्पेन से होगा। मॉस्को में होने वाला यह मुकाबला हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे से होगा। चौथा प्री क्वार्टर फाइनल क्रोएशिया और डेनमार्क के दरमियान खेला जाएगा और निजाहनी स्टेडियम में यह मुकाबला रात 11:30 बजे से शुरू होगा। और वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।